लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। कहीं पे लिखा हुआ है 0.5 कैपिटल M सॉल्यूशन। एंड एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सिंटैक्स, बैक साइज के अंदर लार्ज पॉजिटिव डिग्री के भी जो हो गया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसके 3 इक्वल टू हो जाएगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन टोटल पार्टिकल्स अपॉन बिफोर, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, मतलब कि I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में 45 मिनट्स के अंदर मैंने सॉल्यूशंस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करा दिया है। आप पूरा वीडियो देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस एक्चुअली क्या है। आपने पढ़ा होगा मिक्सर्स 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सर। कोई भी मिक्सर 2 टाइप्स के बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है, एक होमोजेनियस मिक्सर, दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस में मिक्सर में आपने पढ़ा हुआ है आपने कि थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ये आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है किस चीज का, सोल्यूट का। लेकिन इसमें थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। ये जो होमोजेनियस मिक्सर है इसी का नाम सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसी सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल हमें पढ़ना है, करेक्ट है। तो चलिए, इसके बाद आपको पता होगा सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में हो गया वो सोल्यूट हो गया। सॉल्वेंट जो लार्जर क्वांटिटी में होता है, इवन अगर मोर देन टू कंपोनेंट्स है किसी मिक्सचर में, किसी सॉल्यूशन में, तो जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, बाकी सारे ऑल सोल्यूट्स कहलाएंगे, करेक्ट है, राइट। इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है। हाँ, एक और चीज कि हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें ओनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ओनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। फिर आपने, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा होगा बेसिकली, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, इसके बेसिस पे 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, करेक्ट ना। और इनके फिर गैसियस सॉल्यूशन के भी अलग अलग 3 टाइप्स, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। टोटल 9 टाइप्स हैं और सभी के एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ये टेबल आप वहां से लर्न कर लेना, करेक्ट है। तो ये पहला टॉपिक था 1.1 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का। नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इनमें जैसे पहला हम पढ़ते हैं मास परसेंट। मास परसेंट किसी भी कंपोनेंट का, मान लो सोल्यूट का मास परसेंट, तो मास ऑफ सोल्यूट इट मास ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, करेक्ट ना। यही मास परसेंट हो गया बेसिकली किसी भी चीज का, कंपोनेंट का, जिस कंपोनेंट का मास परसेंट पूछ रहा है। सोल्यूट का तो ऊपर सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट आएगा, सॉल्वेंट का तो ऊपर मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। दूसरा वॉल्यूम परसेंट, सेम कहानी वॉल्यूम परसेंट में भी, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरा हम पढ़ते हैं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, W/V, राइट। इसको W/W बोलेंगे, मतलब न्यूमरेटर भी W यानी मास है, नीचे भी मास है, V/V, ऊपर भी V है नीचे भी V है, W/V बेसिकली ये ग्राम पर लीटर टाइप का होता है, राइट ना। तो अगर ये फाइंड करना है तो दैट इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, करेक्ट ना। चौथा है पार्ट्स पर मिलियन, PPM। पार्ट्स पर मिलियन, जैसे परसेंट होता है आउट ऑफ 100, वैसे पर मिलियन, ये पर मिलियन आउट ऑफ 1 मिलियन होता है। तो किसी भी कंपोनेंट का अगर PPM फाइंड करना है तो नंबर ऑफ पार्ट्स, ये जो नंबर ऑफ पार्ट्स है कुछ भी हो सकता है, किसी कंपोनेंट का मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इनटू, वहां पे परसेंट में 100 करते थे, यहां 1 मिलियन यानी इनटू 10⁶। ये हुआ। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की।
मोल फ्रैक्शन काई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मार्क्स फ्रैक्शन होता है, मान लो 70 में से आपको 60 मार्क्स आते हैं तो आपका मार्क्स फ्रैक्शन 60 आउट ऑफ 70 कहलाता है। उसी टाइप का वर्ड मोल फ्रैक्शन हो गया। फॉर अ कंपोनेंट, फॉर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, अगर आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो काई ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, Na प्लस एन बी। सिमिलरली काई बी इक्वल टू एन बी अपॉन Na प्लस एन बी, राइट। एंड सिंस इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं, इन दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, यानी काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है। ये हुआ मोल फ्रैक्शन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मोलारिटी। मोलारिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट इसका मोल पर लीटर, यूनिट याद रखेंगे, यूनिट में ही डेफिनेशन छुपा हुआ है। मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट ना। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बनता है? मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, करेक्ट है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.5 कैपिटल एम सॉल्यूशन या फिर 0.5 मोलर सॉल्यूशन, ऐसे किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि उस सॉल्यूशन की मोलारिटी 0.5 है। मींस मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5, करेक्ट ना। नेक्स्ट चलते हैं हम मोलालिटी। स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट मोल पर केजी होता है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट, राइट। तो फॉर्मूला बना मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, करेक्ट है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 0.5 स्मॉल m सॉल्यूशन या फिर लिखा हुआ है 0.5 मोलल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब मोलालिटी 0.5 है। मींस मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5, करेक्ट। इसके बाद एग्जांपल्स एंड टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं मोलारिटी पे बेस्ड, वो आप देख लेंगे एनसीईआरटी के अंदर से। एंड एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, सिंटैक्स, बैकसाइज के क्वेश्चंस हैं एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनका मैं अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप वहां से देख लेना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर सिर्फ हम सोलेबिलिटी का मतलब हो गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ substance that can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature, ठीक है ना। इस सॉल्बिलिटी के अंदर बेसिकली हम जैसे एक समझते हैं डिसोल्यूशन क्या होता है। जब किसी भी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, वो डिसोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो कुछ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करके फिर से बाहर आ जाते हैं, फिर से मतलब प्रेसिपिटेट टाइप के हो जाते हैं, फिर से अनडिसॉल्व्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फिर होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन, इनिशियली रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा होता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कम होता है। धीरे धीरे डिसोल्यूशन का रेट घटता जाता है, क्रिस्टलाइजेशन का रेट बढ़ता जाता है। एक टाइम आता है जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। उसी इक्विलिब्रियम स्टेट के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमें लगता है कि रिएक्शन रुक गया, प्रोसेस रुक गया, बट एक्चुअली डायनामिक होता है। तो वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी को वो कहते हैं कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। दूसरा अगला है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा ये इक्विलिब्रियम स्टेट का जो है सॉल्यूशन हो गया। इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा अदर स्टेट वाला जो है सिचुएशन, उस केस में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया, ये करेक्ट है। इसके बाद एक चीज हम पढ़ते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, करेक्ट ना। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, डिपेंड करता है। अगर ये एंडोथर्मिक है प्रोसेस,
एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो इसके केस में ऑब्वियसली ना, अगर हम हीट करेंगे तो ज्यादा डिजॉल्व होगा। तो अगर एंडोथर्मिक का मतलब हो गया डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। इसके केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा जब एंडोथर्मिक होगा तो। लेकिन अगर ये दूसरा केस एक्सोथर्मिक है, अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि डेल्टा एच लेस देन 0 यानी निगेटिव, तो उल्टा हो जाएगा। यानी एक्सोथर्मिक का मतलब वो खुद हीट रिलीज करना चाहता है, लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये कहानी हुई। दूसरा, प्रेशर का क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर does not have significant effect, does not have significant effect of pressure on solubility of solid in liquid। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि solid and liquid दोनों highly incompressible होता है, इसीलिए। करेक्ट ना? नेक्स्ट है solubility of a gas in a liquid। इसके अंदर बेसिकली हम हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ते हैं। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है? राइट, मान लो कोई वेसल है, इसके अंदर सॉल्यूशन है, इसके ऊपर गैस है, तो सॉल्यूशन के ऊपर गैस के मतलब वेपर फेज में इसका प्रेशर जितना ज्यादा होगा, इसके अंदर गैस उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा। कुल मिलाकर के हेनरीज लॉ का सिंपल स्टेटमेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। राइट, यानी P प्रोपोर्शनल टू काई जो हो गया वो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, और ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। राइट ना? तो P प्रोपोर्शनल टू काई, प्रोपोर्शनैलिटी के बदले इक्वल टू एन समथिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो P इक्वल टू KH इंटू काई। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला भी हो गया P इक्वल टू KH इंटू काई। देखिए, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो अगर काई बढ़ेगा तो KH घटेगा। यानी देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम KH का वैल्यू बढ़ाएंगे तो काई का वैल्यू घटेगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। इसका मतलब जिस गैस का KH का वैल्यू ज्यादा होता है, ये KH जो है एक हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, इसको कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, है ना। ये कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर गैस, अलग अलग गैस का अपना वैल्यू, लेकिन कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैस, राइट। जिस गैस का KH का वैल्यू ज्यादा होगा, राइट ना, उसका काई का वैल्यू ज्यादा, मतलब कि सोलिबिलिटी कम, सॉरी, KH का वैल्यू ज्यादा, काई का वैल्यू कम, सोलिबिलिटी कम। एक ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। 3 एप्लीकेशंस एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। पहला, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। यानी अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, इसलिए अंडर हाई प्रेशर सील करके रखा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो। राइट। सेकंड हमने पढ़ा था बेंड्स के बारे में। बेंड्स की कहानी क्या थी? स्क्यूबा डाइवर्स जो डीप अंडर सी जाते हैं, तो जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में या स्क्यूबा डाइवर्स के ब्लड में इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी। तो ज्यादा ज्यादा गैसेज डिसॉल्व होंगे, नाइट्रोजन का परसेंट ठीक ठाक अच्छा खासा होता है, ज्यादा ज्यादा नाइट्रोजन गैस अंदर में डिसॉल्व होता है। जैसे जैसे ऊपर आएंगे ग्रेजुअली प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो ये गैसेस बाहर निकलना चाहेंगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो उस केस में जो नाइट्रोजन गैस के बबल्स होते हैं छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जबरदस्त पेन होता है। इसी मेडिकल कंडीशन को हम बेंड्स कहते हैं। तो एप्लीकेशंस में बेसिकली टू अवॉइड बेंड्स, ये आता है एप्लीकेशन के अंदर कि बेंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं। तो टू अवॉइड बेंड्स, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो जो एयर टैंक्स यूज करते हैं आर डाइल्यूटेड विद हीलियम। एक तो ये था। तीसरा, हाई एल्टीट्यूड्स की कहानी। एट हाई एल्टीट्यूड्स पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हिल्स पे, या ऊपर जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता जाता है। एंड हिल्स पे, हाई एल्टीट्यूड्स पे, ड्यू टू लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऑक्सीजन गैस होता है हमारे या क्लाइंबर्स के ब्लड में कम डिसॉल्व होता है, जिसकी वजह से क्लाइंबर्स आर
फील सिक, अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, है ना, इसी मेडिकल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन गैस कम डिजॉल्व हो गया, क्योंकि प्रेशर कम था तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम थी। तो ये 3 एप्लीकेशंस थे हेनरीज लॉ के, करेक्ट। चलिए इसके बाद हमने देख लिया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। solubility ऑफ जो गैस है एक्चुअली में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करना चाहता है। अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसके अगेंस्ट जाएंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो होता है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है 1.4 वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए दिया हुआ था। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब दो लिक्विड्स हैं, एक का पार्शियल प्रेशर P1 है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन P1 प्रोपोर्शनल टू Chi1 एंड P2 प्रोपोर्शनल टू Chi2। प्रोपोर्शनैलिटी के बदले इक्वल टू एंड समथिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो P1 इक्वल टू P1 नॉट Chi1 एक फॉर्मूला बना। दूसरा P2 इक्वल टू P2 नॉट Chi2 दूसरा फॉर्मूला बना, राइट ना। जहां पे P1 नॉट एंड P2 नॉट क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। P1 हो गया आपका क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 कब, सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन, इन वेपर फेज। बेसिकली P1 जो हो गया इज वेपर प्रेशर, है ना, कंपोनेंट 1 का, इन मिक्सचर बोल देता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1। P2 जो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। उसके बाद P1 नॉट क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, जब लिक्विड अकेला होता है सेम कंडीशन पे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। और P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। Chi1 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन। सिमिलरली Chi2 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन सॉल्यूशन। ओके, चलिए उसके बाद इन्हीं से, एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, राइट। और यहीं से डिराइव करके हमने एक फॉर्मूला लाया हुआ है, इंप्लाइज दैट P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2 1 2 1 2 ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2, एक ये फॉर्मूला हो गया जो बड़ा ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, करेक्ट। एक फॉर्मूला होता है Y1 एंड Y2, Y1 इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल एंड Y2 इक्वल टू P2 अपॉन P टोटल। जहां पे Y1 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज, Y2 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज। नेक्स्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जो राउल्स लॉ को ओबे करता है ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओबे राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, राइट। ओके, आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डेल्टा H 0 होता है, डेल्टा V भी 0 होता है, यानी मिक्सिंग, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग भी लिख सकते हो। जब हम मिक्स करते हैं तो ना तो वॉल्यूम चेंज होता है कुछ, ना इंथैल्पी चेंज होता है कुछ। डेल्टा H इक्वल टू 0, डेल्टा V इक्वल टू 0। आइडियल सॉल्यूशन, इसमें मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की अगर बात करो तो जैसे अगर दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड A एंड लिक्विड B, तो आपस में 3 तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे AA, दो A लिक्विड A के ही दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, AA इक्वल टू AB इक्वल टू BB, यानी तीनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। इनके एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अंदर 3 एग्जांपल्स गिवन है मेनली, जो है जो एक ही टाइप के नाम सुनने वाले होते हैं। पहला एग्जांपल है एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन पहला एग्जांपल। दूसरा ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन,
ब्रोमो, इनके मिक्सचर बेसिकली ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। तीसरा बेंजीन एंड टोलुइन। ये आइडियल सॉल्यूशन की कहानी हो गई। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली दो टाइप्स के हो गए, एक शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दूसरा शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राइट, जो पॉजिटिव डिविएशन कौन शो करता है, इसका जो वेपर प्रेशर होता है, इट्स वेपर प्रेशर इज हायर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ, मैं शॉर्ट में बोल देता हूं राउल्ट्स लॉ। और इसका जो वेपर प्रेशर होता है इज लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। राइट, जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है उसके लिए डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा वी भी पॉजिटिव। नेगेटिव डिविएशन वाले के लिए दोनों नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा वी भी नेगेटिव। करेक्ट है। एंड अगर हम पॉजिटिव डिविएशन की बात करें तो ए बी इंटरेक्शन वीक होता है, ए बी इज वीकर देन ए एंड बी बी, देन ए एंड बी बी। इसमें ए बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। करेक्ट है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। पॉजिटिव डिविएशन वाले के दो एग्जांपल्स, इथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। नेगेटिव डिविएशन के दो एग्जांपल्स गिवन है, फेनॉल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। राइट ना। उसके बाद जरा हम बात कर लेते हैं एजियोट्रोप्स के बारे में। एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक ना। एजियोट्रोप्स होते हैं बाइनरी मिक्सर, बाइनरी मिक्सर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। राइट, ये भी दो टाइप्स के हो गए, एजियोट्रोप्स भी दो टाइप्स के हो गए। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो हुआ व्हिच shows large positive deviation, large positive deviation from Raoult's law। और दूसरा जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप उल्टा, which shows large negative deviation from Raoult's law। राइट, अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो है इथेनॉल एंड वाटर का मिक्सर, इथेनॉल प्लस वाटर। एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का जो एग्जांपल गिवन है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। इथेनॉल प्लस वाटर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका वैल्यूज whose values depends only on the number of solute particles। जिसका वैल्यू ओनली नंबर ऑफ solute particles पे डिपेंड करता है, irrespective of its nature, irrespective of its nature। करेक्ट है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे इसमें बारी बारी से। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राइट, देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर
अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स होते हैं इसके सरफेस पे स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है, करेक्ट है। तो जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। तो सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है, कम वेपराइज हो, क्योंकि सरफेस पे तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट स्पेस ऑक्युपाई कर लिया हुआ है, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एनसीईआरटी में P1 नॉट से रिप्रेजेंट करता है, P1 नॉट से, राइट। जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो अब वो सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट ऐड करने के बाद मोस्ट ऑफ द बुक में तो PS लिख देते हैं, एनसीईआरटी में सिर्फ P1 लिखा हुआ है इन्होंने। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P1, जिसे हम P1 नॉट माइनस P1 लिखते हैं, एंड जब इसको ओरिजिनल प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव वर्ड यूज होता है। तो हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, मतलब कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, जो chi2 के इक्वल होता है। अब इसी को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो chi2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में N2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहां N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना, N2 अपॉन N1, ये किस के लिए हो गया? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसको गिवन मास मोलर मास के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो W2 अपॉन कैपिटल M2, तो अल्टीमेटली W2 अपॉन कैपिटल M2 अपॉन में W1 अपॉन कैपिटल M1, कैपिटल M1 कैपिटल M2 मोलर मास हो गया, यानी W2 कैपिटल M1 अपॉन कैपिटल M2 W1। तो अल्टीमेटली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला डायरेक्टली हम ये यूज कर सकते हैं। देखते हैं जरा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, मतलब कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, दैट इक्वल टू W2 कैपिटल M1 अपॉन कैपिटल M2 W1। यहां पे ये जो फॉर्मूला बेसिकली हुआ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। यूजुअली डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें लेस देन 5% कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूट का। कई बार क्वेश्चन में ठीक से कुछ गिवन नहीं होता तो हमें पता नहीं चल पाता, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो वैसी सिचुएशन में एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, इसमें P1 नॉट की जगह सिर्फ P1 कर दो, मतलब P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1, बस बाकी सब कुछ सेम। ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए होगा, डाइल्यूट हो या नहीं हो, क्योंकि इसको हमने डिराइव किया हुआ है विदाउट नेग्लेक्शन, हमने नेग्लेक्ट नहीं किया था। तो ये हो गया फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन वेदर डाइल्यूट और नॉट, करेक्ट है। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब कभी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो यहां पे हमने TB नॉट से रिप्रेजेंट किया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। TB जब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इक्वल टू डेल्टा TB, एंड डेल्टा TB इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, बेसिकली सॉल्यूशन का ज्यादा था तो TB माइनस TB नॉट। तो एक फॉर्मूला तो ये बना डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, राइट। एंड इसी में हम पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट कि जो डेल्टा TB होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, प्रोपोर्शनैलिटी के बदले इक्वल टू एंड समथिंग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, डेल्टा TB इक्वल टू KB इनटू मोलैलिटी, जहां पे KB जो हो गया एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसके 3 नेम्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, फिर उसके बाद मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, फिर उसके बाद इसी का नाम होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट। एंड मोलैलिटी की जगह इसका फॉर्मूला यूज कर दो तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W2, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M2 इंटू W1। बेसिकली मोलैलिटी की जगह हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट W2 अपॉन कैपिटल M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कर दिया। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बना। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जब कभी भी वोलेटाइल सॉल्यूट
जब कभी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, इसलिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे हम TF नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF जब हम सॉल्यूट ऐड कर देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का डिक्रीज कर गया तो ज्यादा नॉट था तो डेल्टा TF इक्वल टू हो गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, TF नॉट माइनस TF। एक फॉर्मूला तो ये बना। सिमिलरली जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाले में था डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, दूसरा फॉर्मूला बना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मोलैलिटी की जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल M2 इंटू W1। तीसरा फॉर्मूला बना जहां पे KF जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम है क्या क्या, तो एक तो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, दूसरा हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और तीसरा हो गया मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें तो सबसे पहले हम ऑस्मोसिस के बारे में समझते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम जरा समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कि देखिए यहां पे दो वेसल है, ठीक है ना, राइट। इनके बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया जो एनसीईआरटी में इस टाइप का दिया हुआ डायग्राम, करेक्ट ना, राइट। इस साइड मान लीजिए सॉल्वेंट है, इस साइड हो गया आपका सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड भी मिला हुआ है, ऑब्वियसली, राइट ना। यहां पे जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि सॉल्वेंट साइड यहां पे कहलाएगा लो कॉन्सेंट्रेशन। सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन से मतलब होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऐसे फ्लो होगा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, राइट ना। इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, राइट। ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, हमें सॉल्वेंट को फ्लो को कम करना पड़ेगा तो सॉल्यूशन साइड प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन साइड एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, उसके बाद वो एक्सेस प्रेशर जिस प्रेशर को अप्लाई करने से ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, करेक्ट ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का एक तरह से जो डेफिनेशन हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सेस प्रेशर that must be applied to solution side to stop osmosis, right। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है CRT, क्योंकि हम पहले समझते हैं पाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी का होता है, कॉन्सेंट्रेशन का, इंप्लाइज दैट पाई इक्वल टू CRT। एक तो ये फॉर्मूला जहां पे C कॉन्सेंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, राइट। एंड यहां पे कॉन्सेंट्रेशन को जब हम नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर फिर गिवन मास मोलर मास में हम एक्सप्रेस करेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है पाई इक्वल टू W2 कैपिटल RT अपॉन कैपिटल इंटू V। जहां पे क्या क्या चीज है, पाई हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद W2 हो गया मास ऑफ सोल्यूट, तीसरा T हो गया आपका टेम्परेचर, M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, करेक्ट। एक होता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, सॉल्यूशंस हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आउट ऑफ टू सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हायर हो, हुज concentration is higher,
एंड हुज कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर, राइट। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनके दो कॉन्सेंट्रेशन सेम होते हैं, उनके बीच में अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखो तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। करेक्ट है। उसके बाद हमारा जो ब्लड सेल है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट है ना, के इक्विवेलेंट है। तो अगर हम अपने ब्लड सेल को 0.9% NaCl सॉल्यूशन में डालेंगे तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। अगर हम अपने ब्लड सेल को 0.9% NaCl सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले में डालेंगे तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी हमारे ब्लड के सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा, हमारा ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगा। लेकिन 0.9% NaCl सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखेंगे तो लो से हाई, यानी सॉल्यूशन से हमारे ब्लड सेल के अंदर पानी आएगा, हमारा ब्लड सेल स्वेल कर जाएगा। एक टर्म है रिवर्स ऑस्मोसिस, कि हमने अभी देखा ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट का फ्लो होता है। अगर हमें ऑस्मोसिस को रोकना हो तो सॉल्यूशन साइड हमें एक्सेस प्रेशर डालना पड़ता है, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर से भी अगर हायर प्रेशर अप्लाई कर दें तो फिर से ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, और उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। कि व्हेन प्रेशर greater than the osmotic pressure is applied to solution side, the osmosis takes place in a reverse direction, which is called reverse osmosis। ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। देखिए एबनॉर्मल मोलर मास में क्या होता था, अभी तक जितने भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर फॉर्मूलाज डिराइव किया था वो सभी के सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था, यानी नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए। लेकिन आयनिक कंपाउंड के केस में ये फॉर्मूला गलत साबित हो जाता है, बेसिकली आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो जरा देखते क्या होता है। पहली बात, कोई भी आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल KCl ले लीजिए, इसको हम वाटर में डालेंगे तो K+ एंड Cl- में डिसोसिएट होगा। तो वाटर में डालने से पहले ये 1 मोल था, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 + 1 2 मोल्स हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डबल हो जाते हैं, मतलब इंक्रीज कर जाते हैं। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज होने से उसका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू है चेंज हो जाएगा, तो मोलर मास का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आयनिक कंपाउंड के केस में उन जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूलाज हैं सब में हम I इंटू करते हैं, जिसको वेंटो फैक्टर कहते हैं। तो जरा देखते हैं, हम एक्चुअली समझते हैं ये चीज। मान लीजिए KCl है, KCl का ऐसे जो कैलकुलेटेड मोलर मास आता है, कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ KCl, जब आप कैलकुलेट करेंगे 39 + 35.5, राइट ना। तो KCl का जो मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको इसका आएगा 74.5। लेकिन एक्सपेरिमेंटल मोलर मास या फिर उसको हम ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहते हैं। तो जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है KCl का, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, वो आपका डिफरेंट आएगा। और सिंस नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डबल हो गया है तो इसका मोलर मास हाफ हो जाता है, बेसिकली वो सिर्फ 37.25 आएगा, राइट। तो फिर हमारा तो सही आंसर नहीं आया। तो हमने फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला हमने, जैसे देखिए हमने डेल्टा TB का फॉर्मूला ले लिया, डेल्टा TB = KB × W2 × 1000 अपॉन M2 × W1, करेक्ट ना। अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया, इससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, KB × W2 × 1000 अपॉन में डेल्टा TB × W1 लेंगे, करेक्ट ना। तो इस फॉर्मूला से जब हम मोलर मास फाइंड करेंगे तो हमारा एक्चुअली में ये आएगा 37.25 आएगा, राइट। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है वो कैलकुलेटेड मोलर मास से या तो लोअर या फिर हायर आएगा। इसी मोलर मास को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। नेम से पता चलता है एबनॉर्मल, राइट ना। इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो इसे ही ठीक करने के लिए मान लीजिए अगर हम इस फॉर्मूला में यहां पे 2 इंटू कर देते तो हमारा 2 इंटू आता और हमारा करेक्ट आंसर आता, राइट। तो यानी जो भी कॉलिगेटिव, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर मोलर मास ऑफ सॉलिड फाइंड करने का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, उन सभी को मॉडिफाई करना पड़ेगा।
तो मॉडिफाई करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी फैक्टर को हम कहते हैं आई, यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर, राइट। तो यानी वेंट हॉफ फैक्टर हम यूज करते हैं। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूला में आई इंटू करेंगे। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा फॉर्मूला था, उसमें भी हम आई इंटू कर देंगे, आई इंटू काई2, या और काई2 की जगह और भी कुछ लिखना है तो। दूसरा, वैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी वाला जो फॉर्मूला था, उसमें आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी, एंड मोलैलिटी की जगह W2 वाला अगर हम कर रहे हैं तो। सिमिलरली हमारा डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला था, सब में आई इंटू करेंगे वही KF इंटू मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर में भी वही करेंगे, पाई इक्वल टू आई इंटू CRT, करेक्ट ना। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सब में हम आई इंटू करेंगे, करेक्ट। अब अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तब तो आई का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि आई यूज ही नहीं करते हैं एक्चुअली। हम आई कैसे फाइंड करेंगे? आई फाइंड करने के 3 फॉर्मूलाज एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। आई इक्वल टू, एक तो है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ये एक्चुअली होता है कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड, MC अपॉन MO कह सकते हो, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सेकंड फॉर्मूला हमने सीखा है फाइंड करने का एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास का इनवर्सली होता है, तो उसमें हो जाता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई फाइंड करने का तीसरा फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, करेक्ट। अब मैं आपको आई कैलकुलेट करना सिखाता हूं, वेंट हॉफ फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, अगर किसी का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल KCl है, कंप्लीटली टूटेगा K प्लस एंड Cl माइनस में। बिफोर डिसोसिएशन 1 था 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, 0 बन गया, ये 1 तो I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, यहां से यहां तक 0 प्लस 1 अपॉन में 1, पहले 1 ही था, 2 अपॉन 1 यानी कि 2, कुल मिलाकर के I इक्वल टू यहां पे 2 हो गया। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल मान लीजिए K2SO4 का हमने ले लिया, ये ब्रेक करता है 2K प्लस SO4 2 माइनस में। बिफोर 1 था, आफ्टर ये 0 तो 2 1 तो I इक्वल टू हो गया 2 प्लस 1 है ना, अपॉन में 1 यानी 3, यानी इसके केस में I इक्वल टू 3 हो गया, करेक्ट ना। दूसरा है फॉर कंप्लीट एसोसिएशन। मान लीजिए एसोसिएशन वाला कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2CH3COOH, ठीक है ना। अगर हमने डाला वाटर में, बेंजीन में डालते हैं तो एसोसिएशन होता है बेसिकली। अगर ये कंप्लीट एसोसिएशन होता है CH3COOH होल ट्वाइस, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, पहले बिफोर एसोसिएशन ये कितना था 2 मोल, आफ्टर एसोसिएशन मान लीजिए 100% की बात कर रहे हैं यहां पे हम, हालांकि ये रिवर्सिबल होता है पार्शियल के लिए समझने के लिए, तो 0 और ये बच गया, ये बना कितना 1, तो I इक्वल टू कितना हो गया आफ्टर एसोसिएशन 0 प्लस 1 अपॉन में 2 यानी 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0.5, तो इसके लिए I इक्वल टू बना 0.5। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर पार्शियल डिसोसिएशन। तो देखिए पार्शियल डिसोसिएशन में मान लीजिए CH3COOH है, ठीक है, इसको हमने वाटर में डालते हैं तो ये डिसोसिएट होता है CH3CO माइनस और H प्लस में, ठीक ना। ओके, तो यहां पे मान लीजिए बिफोर डिसोसिएशन ये 1 मोल था 0 0, आफ्टर डिसोसिएशन मान लेते हैं अल्फा, यानी फ्रैक्शन एक तरह से समझ लीजिए आप, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा क्योंकि कोफिशिएंट के रेशियो के हिसाब से होता है, जितना मोल ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा, उतना ही अब बनेगा, अल्फा डिसोसिएट होगा अल्फा बनेगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन टोटल पार्टिकल्स अपॉन बिफोर, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, मतलब कि I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा होता है। और यहीं पे अगर कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया तो यहां पे 1 की जगह C आएगा, C अल्फा है ना, तो वहां पे जब हम पुट करेंगे यहां पे यही चीज अगर हम लिख लेते हैं CH3COOH
CH3CO माइनस प्लस H प्लस। अगर ये C था 0 0 तो ये C माइनस C अल्फा होगा, C अल्फा C अल्फा। जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां भी I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा ही निकलेगा। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के एसिड यानी Ka इक्वल टू फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बनता है। फिर उसके बाद हम समझते हैं जहां पे डिसोसिएशन होगा, फॉर डिसोसिएशन I ग्रेटर देन 1 होता है, फॉर एसोसिएशन I लेस देन 1 होता है, एंड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन आयनिक के लिए I इक्वल टू 1 होता है। करेक्ट। तो यही कुल मिलाकर के पूरे चैप्टर का रिवीजन था। थैंक यू।